नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज हम डेली करेंट अफेयर्स का सीरीज देख रहे हैं। आज जो करेंट अफेयर्स होगा वो 2 और 3 अगस्त का होगा, जिसको आज हम डिटेल में देखेंगे। यह सीरीज जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसको शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम जो अभी चल रहा था, अभी समाप्त हो गया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ है। स्कॉटलैंड में यह पहली बार किया गया है कॉमनवेल्थ का आयोजन। इसमें अगर देखें भारत का प्रदर्शन, तो भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पे रहा। यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का रहा है। इसमें अगर पदक तालिका में आप देखें तो इसमें 1 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कुल 175 पदक, जिसमें 67 गोल्ड पाया है। 2 नंबर पे इंग्लैंड है, जिसने 55 गोल्ड के साथ 150 पदक पाया। और तीसरे नंबर पे कनाडा, जिसने 43 गोल्ड के साथ 121 पदक पाया है। भारत का देखें तो भारत ने 13 गोल्ड के साथ और 17 रजत और 9 कांस्य, कुल मिलाकर के 39 पदक भारत ने पाया है और यह चौथे नंबर पे रहा है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो भारत मेज़बानी करेगा और इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका ऑप्शन बर्मिंघम हो गया, ग्लासगो, दिल्ली, ऑकलैंड। तो इसमें आपका ग्लासगो उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल कितने पदक जीते। तो इसका उत्तर 39 हो गया। चलिए अगला समाचार देखते हैं। समुद्र मंथन मिशन। समुद्र मंथन मिशन क्या है ये? तो ये जो है भारत का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह जो है समुद्र अन्वेषण करेगा। कहाँ? तो गहरे समुद्र में। समुद्र मंथन मिशन क्या है? तो ये भारत सरकार की ऑफशोर ऊर्जा और गहरे समुद्र अन्वेषण परियोजना है। ऑफशोर ऊर्जा मतलब कि टाइडल एनर्जी से समुद्र के किनारे जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करना है वो हो गया ऑफशोर ऊर्जा। और गहरे समुद्र अन्वेषण यानी कि जो समुद्र के अंदर अन्वेषण करने के लिए यह परियोजना लाया गया है, जिससे विभिन्न मेटल यानी खनिज मेटल को प्राप्ति के लिए ये योजना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज, जैव संसाधन, ऊर्जा और स्रोतों की खोज है। ऑफशोर ऊर्जा मतलब कि तेल, गैस, मीथेन हाइड्रेट का अन्वेषण और दोहन, उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी, स्वदेशी उपकरणों का विकास और ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसकी विशेषताएं देखें तो डीप सी मिशन मोड में संचालित होगा। 6000 मीटर तक गहरे समुद्र में अन्वेषण की क्षमता होगी। स्वदेशी पनडुब्बी, आरओवी, सेंसर, अनुसंधान जहाज़ों का उपयोग होगा। निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक संस्थानों और स्टार्टअप्स की भागीदारी इसमें होगी।
अगर प्रीलिम्स के फैक्ट के हिसाब से देखें तो यह ब्लू इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उस पर एक प्रश्न भी बन गया है कि समुद्र मंथन मिशन किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है, तो यह हो गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। चलिए देखते हैं अगली खबर। मानसून अपडेट, यह किसके द्वारा किया गया है, तो भारत मौसम विभाग द्वारा, IMD जिसको बोलते हैं, भारत मौसम विभाग द्वारा। इसमें क्या है कि भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 5 अगस्त के बीच में भारत में भारी वर्षा का अलर्ट किया है। इसके प्रभावित राज्य क्षेत्र क्या कौन कौन हो सकते हैं, तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। इसमें IMD के बारे में अगर देखते हैं तो IMD का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका कार्य जो है मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, जलवायु अध्ययन और भूकंप विज्ञान सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। अगर इसमें और महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सामान्य रूप से वर्षा होती है, जो अभी सक्रिय है, और कई राज्यों में नदी नाले उफान पे आ जाते हैं। इसके कारण किसानों को फसल प्रबंधन और जल निकासी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। अगले 3-4 दिनों तक कई हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है। चलिए देखते हैं अगला खबर। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। अभी हाल ही में देखें कि दिल्ली और कई क्षेत्रों में परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण जगह जगह पे युवाओं ने आंदोलन किया, जिसके कारण सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और एक बिल लाया है, विधेयक लाया, जिसको बोला गया पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये क्या है, तो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया गया। इसका उद्देश्य है देश भर में सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, पेपर लीक, नकल, अनियमितता, धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई करना, अभ्यर्थियों के विश्वास को मजबूत करना और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। इस बिल का मुख्य प्रावधान है कि पेपर लीक पर कठोर दंड दिया जाएगा, जिसमें 3 से 10 वर्ष तक की सज़ा और भारी जुर्माना हो सकती है। यदि संगठित गिरोह है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। माफिया और दलालों पर गैर जमानती धाराएं लगेगी। डिजिटल सुरक्षा और एन्क्रिप्शन का भी ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाया जाएगा, जिसमें मेरिट आधारित चयन और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसका महत्व अगर देखें तो युवाओं के भविष्य की सुरक्षा होगी, भ्रष्टाचार और सिफारिश संस्कृति पर रोक लगेगी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण चयन सुनिश्चित होगा, भारत की वैश्विक छवि और संस्थाओं पर विश्वास बढ़ेगा। इसमें सख्ती देखिए क्या क्या किया गया है। अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 3 से 5 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना लगेगी। दूसरी बार पकड़े जाने पे 5 से 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। संगठित गिरोह में अगर शामिल होता है तो 7 से 10 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। न्यायपालिका से एक अपडेट है। इसमें
पैलेट गन्स जो अभी हाल ही के आंदोलन में इस्तेमाल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यह मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है ये देख लेते हैं। पैलेट गन का उपयोग असंवैधानिक करार दिया गया है। जब तक कि जान का खतरा ना हो इस्तेमाल नहीं करना है। इसे अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसको उल्लंघन माना गया है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि भीड़ नियंत्रण के लिए कम से कम हानिकारक और मानक तरीकों का प्रयोग करें। प्रभावित लोगों को मुआवजा और पुनर्वास देने का आदेश दिया है। केंद्र और राज्यों से विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है। केस की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता था। इससे जो है जान तो नहीं जाती है, लेकिन इससे जो है गंभीर चोटें आती है। अगर सेंसिटिव पार्ट पे अगर लग गया तो उसको डैमेज कर देता है। जैसे आँख पे अगर लग गया तो आँख की रोशनी चली जाती है। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये देखते हैं कि मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी, कानून प्रवर्तन में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी, राज्य द्वारा बल प्रयोग पर न्यायिक नियंत्रण होगा, पुलिस सुधार और भीड़ नियंत्रण के मानक तय होंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट भी किया है कि राज्य की शक्ति सीमित है, नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोकतंत्र में नागरिक ही सबसे बड़ा है। चलिए अगला खबर देखते हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भारत में डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। क्या है ये? तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भारत का पहला व्यापक डेटा सुरक्षा कानून है। यह नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, डेटा के दुरुपयोग, लीक, अनाधिकृत प्रयोग को रोकना, नागरिकों को अपने डेटा पर नियंत्रण अधिकार देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विश्वास को बढ़ावा देना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जवाबदेही तय करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो डेटा फिड्यूशियरी को डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए उचित सहमति या कंसेंट लेनी होगी। डेटा फिड्यूशियरी क्या है? तो डेटा फिड्यूशियरी क्या है कि आप जिसको अपना डेटा देते हैं, अपनी आइडेंटिटी सूचना किसी को देते हैं, उसको डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में आप निम्नलिखित विभिन्न बैंक को आप देख लीजिए, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, कोई भी बैंक हो गया जिसको आप अपना डेटा देते हैं तो वो डेटा फिड्यूशियरी हो गया। उसी तरीके का सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिसको आप अपना डेटा दे रहे हैं, तो ये सब जो है डेटा फिड्यूशियरी है। चलिए आगे देखते हैं। डेटा प्रिंसिपल व्यक्ति को अपना डेटा तक पहुंच, सुधार, मिटाने और पोर्ट करने का अधिकार मिलेगा। बच्चों का डेटा प्रोसेसिंग विशेष सुरक्षा उपायों के साथ होगा। डेटा उल्लंघन की स्थिति में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है। डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। देखिए, अपने डेटा के बारे में लोगों का जो अधिकार है वो इस तरीके का है, जैसे कि वह अपने
डेटा की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है, डेटा सुधारने का अधिकार रखता है, डेटा मिटाने का अधिकार रखता है, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार रखता है, सहमति वापस लेने का अधिकार रखता है। ये सब जो अधिकार है उपभोक्ता का है। तो डेटा फिड्यूशियरी जो है वो अपना ये अधिकार कंज्यूमर को देना होगा। डेटा फिड्यूशियरी की जिम्मेदारियाँ वही केवल आवश्यक डेटा ही एकत्र करेगा, उचित सुरक्षा उपाय को अपनाएगा, डेटा को सटीक और अद्यतन रखेगा यानी अपडेट रखेगा, अनाधिकृत उपयोग और साझा करने से बचना होगा, डेटा उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना होगा। यहाँ पर जो दिया गया है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, इसी से गोपनीयता का अधिकार भी जुड़ा हुआ है जो एक मौलिक अधिकार है। चलिए अगला खबर देखते हैं। भारत आसियान सहयोग, और एक और है चंद्रयान 4, उस पर अपडेट आया है। तो आसियान क्या है? वो एक क्षेत्रीय सहयोग है जिसमें आप आसियान भारत संबंध देख सकते हैं। भारत और आसियान के बीच वर्ष 2022 में व्यापक रणनीति साझेदारी की गई थी। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और छठा सबसे बड़ा निवेश स्रोत है। 2025-26 में भारत आसियान व्यापार लक्ष्य $150 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इनके बीच में कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य, सतत विकास में सहयोग बढ़ रहा है। अगर परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ। इसके सदस्य 10 देश हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हैं। इसमें भारत 1992 में आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना। अब देखते हैं चंद्रयान 4 पे एक अपडेट आया है। इसरो का यह अगला लूनर मिशन है जिसकी तैयारी अभी तेज़ हो गई है चंद्रयान 4 की। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह से नमूनों को पृथ्वी पे वापस लाना, यानी कि यह एक सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल लेके लौटेगा। इसे LBM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मिशन में लैंडर, एक्सेप्टर मॉड्यूल और सैंपल रिटर्न मॉड्यूल शामिल होंगे। इसके लक्ष्य जो है लॉन्च का वो 2028 संभावित है। 2028 में इसको लॉन्च करने का योजना बनाया जा रहा है। अब देखते हैं इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक राज्य में है। इसका वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं जो दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय जो देश हैं उनके प्रति है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। यह नीति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास और कनेक्टिविटी का बढ़ावा देना है। इसमें कॉपरेशन के क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर देखेंगे तो व्यापार और निवेश है, समुद्री सुरक्षा है, डिजिटल और टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधन, हरित और सतत विकास भी है। चलिए अगला खबर देखते हैं और आखिरी खबर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्या है ये? तो बढ़ता तापमान
बदलता मौसम और मानवता के लिए क्या है, एक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? तो जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसमें CO2, CH4, N2O आदि है। वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन का उपयोग इसका मुख्य कारण है। चरम मौसम घटनाओं में अगर देखें तो उसमें हीट वेव आता है, जिसमें अत्यधिक गर्म लहरें होती है जो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। भारी वर्षा और बाढ़ हो गया, चक्रवात और तूफान हो गया, सूखा, समुद्र स्तर में वृद्धि आदि। इसके प्रभाव जो होते हैं ये मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक, रोगों में वृद्धि होता है। किसानों के लिए नुकसानदायक है क्योंकि कृषि पर और खाद्य सुरक्षा पे संकट उत्पन्न करता है। फसल उत्पादन में कमी आती है। जल संकट को भी ये बढ़ाता है क्योंकि पानी की उपलब्धता में कमी आ जाती है। आर्थिक नुकसान भी है, बुनियादी ढांचे, संपत्ति, आजीविका को हानि होती है। जैव विविधता को खतरा है, प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। तो इसका जब भारत पे प्रभाव देखते हैं तो हिमालय ग्लेशियरों का पिघलना, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो भारत में हिमालय में जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ आते हैं। अनियमित मानसून और अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि। मानसून में अनियमितता आ रही है, जिसके कारण कभी सूखा आ जाता है, कभी अत्यधिक वर्षा होने लगती है। समुद्र स्तर बढ़ने से सुंदरवन और तटीय क्षेत्रों को खतरा है। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, जिससे सुंदरवन में जो मैंग्रोव है उसको खतरा बढ़ रहा है। कृषि उत्पादकता में कमी और जल संकट, चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। इसके समाधान और उपाय क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाना होगा, जिसमें सौर, पवन, जल विद्युत ये सब को बढ़ाना होगा। ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। वृक्षारोपण और वनों की रक्षा करना, जल संरक्षण और सतत कृषि को अपनाना, जलवायु अनुकूल और जन जागरूकता को बढ़ाना होगा। तो ये हो गए हमारे 9 खबर समाप्त हुए। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप हमें बताइए कि हमारा प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। धन्यवाद।